इस वीडियो में हम लोग बालों की एक अत्यंत ही सामान्य समस्या के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टिल्यूजन इफ्लूवियम। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये ऐसी प्रॉब्लम है कि शायद ही कोई मरीज हो कि जो इससे कभी न कभी न हो के गुजरा हो टिल्यूजन। हालांकि ये काफ़ी केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब खुद से ठीक होने वाली होती है, तो व्यक्ति का ध्यान में आता है, फिर वो भूल जाता है जब बाल गिरना थोड़े दिन में बंद हो जाते हैं और फिर बाल अपना नॉर्मल डेंसिटी का हो जाता है। तो कई बार व्यक्ति के ध्यान में रहता भी नहीं है कि ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई भी है। तो ये जो परेशानी होती है इसमें व्यक्ति के अचानक से, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से एक साथ बहुत सारे बाल झड़ने लगे। तो कभी कभी 50 की संख्या में, 100 की संख्या में, कभी कभी 200 500 की संख्या में बाल बहुत तेजी से झड़ने लगे। ऐसा लगने लगा कि ये क्या अचानक से हो गया बालों में और कुछ ही दिनों में मैं गंजा हो जाऊंगा। ऐसे तो साधारण कंडीशन में व्यक्ति के 100 बाल डेली गिर सकते हैं, लेकिन जिनके कम बाल गिर रहे होते हैं और उनके अचानक से 100 बाल भी गिरने लगे तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है। तो जो टिल्यूजन इफ्लूवियम है उसको अच्छे से समझने से पहले हमें हेयर के साइकिल के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर है क्या। हेयर साइकिल से ही इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझा जा सकता है। तो जो हमारी बाल होते हैं सर पे, इनकी संख्या होती है लगभग 1 लाख की संख्या होती है। तो इनमें से 85 से 95% बाल, मतलब कि 85,000 से लेके 95,000 बाल एनाजन फेज में होते हैं। तो जो एनाजन फेज होता है, वो एनाजन फेज जो होता है वो बालों का सबसे मजबूत और हेल्दी फेज माना जाता है। तो आप ऐसे समझ लें कि जो बालों का मजबूत, ऐसे जैसे नॉर्मल जीवन के संदर्भ में बात किया जाए तो जो प्रौढ़ावस्था है, जो युवा अवस्था है, जिसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा मजबूती से काम कर रहा होता है, तो वही बालों के लिए सेम चीज़ अप्लाई होती है एनाजन फेज के बारे में। तो एनाजन फेज में जो बाल होता है वो 2 साल से 6 साल तक रह सकता है और एवरेज में 3 साल लिया जाता है, 3 साल। तो अधिकांश बाल जो होते हैं आपके सर के वो मजबूत, स्वस्थ, टिकाऊ बाल होते हैं और उनकी उम्र जो होती है वो 2 साल से लेके 6 साल के बीच में होती है। तो जब ये फेज हुआ तो उसके बाद बाल नेक्स्ट फेज में जाती है, तो उसका नाम होता है कैटाजन फेज। तो कैटाजन जो फेज होती है वो ट्रांजिएंट फेज होती है, बहुत थोड़े समय के लिए, एक तरह से कह सकते हैं ट्रांजिशन वाला फेज है, मतलब जब बदलाव बालों में आने वाला है वो फेज है। तो इस फेज का जो समय होता है वो लगभग 3 हफ्ते होता है। अब 3 हफ्ते के बाद बाल जो होता है शिफ्ट होता है टिल्यूजन फेज में। तो टिल्यूजन फेज को ऐसे समझना है कि वृद्धावस्था, जैसे मनुष्य की वृद्धावस्था होती है, तो टिल्यूजन फेज बालों की वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापा आ गया। और इस बुढ़ापे की कितनी उम्र होती है बालों की? तो एवरेज 3 मंथ्स होती है, 3 महीना। तो 3 महीना बुढ़ापे में रहने के बाद फिर मृत्यु वाली अवस्था होती है और बाल जो है वो झड़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसे बोला जाता है एक्सोजन फेज। तो बालों में इस तरह से ट्रांसफर होता है फेजेस का, वो इस तरह से होता है, एनाजन, फिर कैटाजन, फिर टिल्यूजन, फिर एक्सोजन, फिर वो बाल निकल जाता है। तो जो टिल्यूजन फेज है वो क्यों, टिल्यूजन इफ्लूवियम क्यों होता है? तो टिल्यूजन इफ्लूवियम इसलिए होता है कि किसी भी कारण से आपके शरीर पे या मन पे अचानक स्ट्रेस आया, तो बाल जो हमारे स्वस्थ बाल थे उन पे इंजरी हुई, उन पे डैमेज पहुंचा और वो जल्दी से, जिन बालों को लंबे समय तक टिकना था, वो बाल जल्दी से वृद्धावस्था वाली बाल में शिफ्ट हो गए। जो बाल आपके यंग थे, जो युवा बाल थे, जो मजबूत मोटे टिकाऊ बाल थे, वो चले गए टिल्यूजन फेज में। अब टिल्यूजन फेज में वो रहेंगे 2 से 3 महीने, उसके बाद वो बाल झड़ जाएंगे। तो जो कोई भी हैमरिंग हुई, कोई भी इंजरी हुआ, कोई भी डैमेज हुआ, तो जब टिल्यूजन फेज बीतेगा उसके बाद बाल तेजी से गिरने लगेंगे। तो मरीज हमारे पास कंप्लेन करके आते हैं कि उन्हें डर लग रहा है, कंघी भी घुमाने में डर लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि एक बार में कहीं ना निकल जाए बाल। बिस्तर पे देख रहे हैं तो बिस्तर पे बाल है, घर में बाल बिखरा हुआ है, बाथरूम में बाल बिखरा हुआ है, बाथरूम की नाली चौक हो गई है, बाल इतना ज़्यादा झड़ा। तो ये जो ट्रिगर है टिल्यूजन इफ्लूवियम का, उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है वो होता है डिलीवरी, जो प्रेगनेंसी का एंड फेज है डिलीवरी। वो जो डिलीवरी वाला फेज होता है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। तो अक्सर महिलाएं, मतलब कि जो जिनका 1 बेबी या 2 बेबी हो चुका होता है, वो इस परेशानी से आसानी से परिचित हो चुकी होती हैं, फेमिलियर हो चुकी होती हैं कि हाँ, प्रेगनेंसी के 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद मेरा बाल बहुत तेजी से झड़ा था, 2-3 महीने के लिए, फिर वो रिकवर हो गया था। तो जैसे डैमेज तो हुआ डिलीवरी के समय, लेकिन बाल
उस समय नहीं झड़ा। वो इसलिए क्योंकि जो युवा बाल थे वो पहले गए वृद्धावस्था वाले बाल में, टीलोजन फेज में। वृद्धावस्था की उम्र कितनी है? तो एवरेज 3 महीने। तो 3 महीने के बाद वो मृत होगा। तो इसीलिए जब इंजरी हुई, जब डैमेज हुआ, तो उससे 3 महीने के बाद बाल झड़ा। इसी तरह से तमाम तरह के जो न्यूट्रिशन वाले, मैल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है, जैसे कि आपका खाना पीना ठीक नहीं है, कुपोषण के शिकार हैं, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है आपके भोजन में, आपको कोई मैल न्यूट्रिशन की दिक्कत है, तो उस कंडीशन में भी ये परेशानी होती है। अभी का ट्रेंड है लोगों का क्रैश डाइटिंग करने का, कि अचानक से वजन ज़्यादा है, अचानक से सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया वजन कम करने के लिए। तो एक बार में ही शरीर को तेज धक्का लगा, ये सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से आपने पूरी सप्लाई ही कट कर दी। तो बॉडी के लिए ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, तनाव वाली सिचुएशन होती है, शरीर इसके लिए एकस्टम्ड नहीं होता है। तो इसीलिए क्रैश डाइटिंग के बाद 2-3 महीने के बाद बाल झड़ना बड़ी सामान्य बात है। तमाम तरह की बीमारियां भी इस तरह की प्रॉब्लम को पैदा कर सकती है, टीलोजन इफ्लूवियम को। जिसमें सामान्य बीमारियों की बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये 2 बड़ी सामान्य थायराइड की बीमारियां। इसके अलावा जितनी भी तरह के आप बुखार से संबंधित बीमारियां जानते हैं जो थोड़े समय के लिए रहते हैं लेकिन आदमी को त्रस्त कर देते हैं, जैसे वायरल फीवर हुआ, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, या कोविड की अभी ले लीजिए उदाहरण। तो कोविड में तो बुरा हाल था, मरीज मतलब एकदम ऐसे थैले में बाल भर भर के ला रहे थे कि ये देखिए ये 10 दिन का बाल है, एक पॉलीथीन में भर करके कितना बाल निकला है। तो ये सब जितने भी बुखार वाले इलनेस होते हैं, जो वायरल इलनेसेस होते हैं, जो बुखार कराने वाले बैक्टीरियल इलनेसेस होते हैं, वो सब टीलोजन इफ्लूवियम पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव भी टीलोजन इफ्लूवियम को कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस। तो ये सब टीलोजन इफ्लूवियम की पूरी तमाम लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये लिस्ट इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि यदि आप उस चीज को ठीक नहीं करेंगे तो आपका बाल झड़ना बंद नहीं होगा। कुछ इसी तरह से कुछ दवाइयां पाई गई हैं जो टीलोजन इफ्लूवियम को कर सकती हैं। तो डॉक्टर जो होता है इन सब चीजों को पता लगाने की कोशिश करता है। टीलोजन इफ्लूवियम की वैरायटी होती है क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे तो एक्यूट टीलोजन मतलब अचानक से होने वाला टीलोजन इफ्लूवियम था। लेकिन एक वैरायटी होती है क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम, मतलब जिसमें बाल झड़ने की समस्या लंबे समय तक व्यक्ति को चलती है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल ऐसे। और उसमें इतने ज़्यादा बाल नहीं झड़ते हैं, उसमें थोड़े थोड़े ही बाल झड़ते चले जाते हैं और मरीज एकदम परेशान हुए चला जाता है। तो क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम में जो स्ट्रेस फैक्टर होता है, जो शरीर पे चोट पहुंची है मन के स्तर पे या शरीर के स्तर पे, वो कम लेवल की होती है, इसीलिए उसमें इंजरी भी कम होता है। लेकिन एक्यूट में अचानक बॉडी को सदमा पहुंचा। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इस परेशानी में टेस्ट क्या क्या करवाने हैं। तो इस परेशानी में डॉक्टर जो होता है कुछ मूलभूत टेस्ट को अवश्य कराता है, जैसे आपका ब्लड का लेवल, खून नहीं होगा आपके शरीर में अच्छी मात्रा में तो आपके बाल झड़ने तय हैं। इसी तरह से सीरम फेरेटिन, तमाम तरह के विटामिन लेवल करा सकता है, विटामिन डी, विटामिन B12, हार्मोन एनालिसिस कर सकता है, जैसे कि TSH का लेवल पता कर सकता है, जिससे पता चल सके कि हाइपरथायराइडिज्म है कि हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये सब टेस्ट कारण पता लगाने के लिए करवाए जाते हैं। ऐसे बीमारी को पता लगाने के लिए अधिकांश केसेस में डॉक्टर बातचीत करके मरीज से ही क्लिनिकली ही बीमारी पता लगा लेता है। कुछ विशेष सिचुएशन में ही स्किन की एक छोटी पीस लेकर के माइक्रोस्कोप में जांच कर ली जाती है। जैसे एक प्रॉब्लम होता है डिफ्यूज एलोपेशिया एरिएटा, तो वो परेशानी भी कभी कभी टीलोजन इफ्लूवियम से मिमिक करता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, वो भी कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, कभी कभी डॉक्टर को भी कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो उस कंडीशन में बायोप्सी नाम की टेस्ट, आपकी छोटा सा स्किन का पीस काट करके टेस्ट करा लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो चूंकि बाल बहुत तेजी से शेड हो रहे हैं, तो नए बाल आने के लिए आपके न्यूट्रिशन को अच्छा करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो न्यूट्रिशन में आपको प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, मिनरल रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेने हैं। तो आपको अच्छा भोजन शैली अपनाना होगा, जिसमें कि दूध, दही, पनीर, एग, फ्रूट्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ों की आप मात्रा अपने खाने में बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और आपके नए बाल तेजी से उगने में मदद मिलेगी। और यदि किसी तरह की डिफिशियंसी निकलती है तो डॉक्टर उस डिफिशियंसी को ट्रीट करता है। जैसे आयरन की डिफिशियंसी आई, जिंक की डिफिशियंसी आई, तो इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, उन्हें दे करके इसे ठीक कर लिया जाता है। इसी तरह से जो एनाजन फेज है उसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ सीरम अब उपलब्ध हैं।
जैसे कि प्रोकैपिल, कैपिक्सिल, एनागेन, रिडेंसिल। तो इस तरह के सीरम का भी डॉक्टर उपयोग में ला सकता है। आपकी जो बेसिक मूलभूत गड़बड़ियां हैं, बीमारियां हैं, तो उनको भी डॉक्टर करेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपको थायराइड की बीमारी है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर दवाइयों का इस्तेमाल करेगा। आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करना होगा, आपको स्लीप जो है, नींद जो है वो अच्छी लेनी होगी। तनाव से मुक्ति पाने के लिए योगा या मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है। और यदि खुद से आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं अपने लाइफ के स्ट्रेस को, तो उस कंडीशन में आपको अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपकी मदद कर सके। तो ये जो प्रॉब्लम होती है अधिकांश मरीजों में सिंपल केयर से ही खुद ब खुद 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाती है। और जो बाल निकले होते हैं, मतलब जो बाल झड़ गए होते हैं, उनकी वापस से ग्रोथ रिज्यूम हो जाती है यदि आप न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल अच्छे से रखते हैं। तो कुछ केसेस में सीरम की भी जरूरत पड़ जाती है। और कुछ केसेज होते हैं जिनमें बाल तेजी से झड़े जा रहे हैं और जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, तो उस कंडीशन में डॉक्टर पीआरपी थेरेपी का भी उपयोग में लाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें आपका ही ब्लड लिया जाता है और इंजेक्शन मशीन में तैयार करके प्लाज्मा इंजेक्शन में लोड करके आपके बाल के जड़ों में इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। तो ये कभी कभी थेरेपी इस्तेमाल में लेती आई जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पे ये अत्यंत सामान्य प्रॉब्लम है। अधिकांश मरीजों में पीछे कोई न कोई कारण मिलता है और वो भी 2 से 3 महीने पहले कारण मिलेगा। जिसमें हमने कारण की लिस्ट की, तो उनमें से डॉक्टर कारण को पता लगाने की कोशिश करता है आपसे बातचीत करके या फिर टेस्ट के द्वारा। इसके बाद जब एक बार कारण पता चल जाता है तो कारण को हटा देने से ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो सकती है यदि व्यक्ति का डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक हो या नॉर्मल हो। तो कुछ केसेस में दवाइयों का भी सहारा लिया जाता है, जैसे कि मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स का सहारा लिया जाता है। कुछ एनाजन फेज को स्टिमुलेट करने वाले सीरम का यूज ले लिया जाता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में पीआरपी का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाती है। थैंक यू।